नमस्कार। परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बिजू मिश्रा आपको आज टॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ाने जा रहा हूं और अच्छे से हम लोग यह पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट पर डे देख भी नहीं रहे हैं। अभी भी लॉकडाउन में उनकी स्थिति वही है कि नॉर्मली सोना है, बस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, सब जाग रहे हैं तू सोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। माना कि मुश्किल भारी है पर तुझमें क्या लाचारी है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठे रहे यहाँ सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रह, ना उठ तू यूं ही लेटा रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। जो दूर है माना मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। ठीक है, और इन्हीं पंक्ति के साथ अगर अभी भी आप लोग नहीं उठे तो कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है। टॉमसन का परमाणु मॉडल, जब परमाणु की खोज हो गई तो सबके दिमाग में यह चलने लगा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, प्रोटॉन को खोजा गया, तो यह स्थित कैसे होते हैं, यह कहाँ पर उपस्थित होते हैं, यह सबके मन में चलने लगा। ठीक है, सब लोग सोचने लगे कि प्रोटॉन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना मॉडल दिया परमाणु की संरचना के लिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे स्थित रहते हैं, इसलिए इन्होंने अपना मॉडल दिया। किस लिए? परमाणु की संरचना के लिए। चैप्टर का नाम क्या था? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो परमाणु जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था वह 1893 में इन्होंने दिया था, 1893 में दिया था। इन्होंने क्या किया था कि यह बोला था कि एक तरबूज पर दिखाया था और बताया था कि तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है ना, वह धन आवेशित है, और जो उसके अंदर बीज होता है वह मानो इलेक्ट्रॉन है। मतलब धन आवेशित, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। इनके अनुसार यह परमाणु की संरचना बिल्कुल ऐसे ही होती है। इन्होंने यही कहा, जैसे क्या मैं बोला कि इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे एक तरबूज देख रहे हैं आप, तो जो लाल वाला भाग है, इन्होंने कहा कि यही प्रोटॉन होता है, धन आवेशित यही होता है, और जो बीज है देखिए तो यह इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि जो बीज होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है, जो लाल वाला भाग होता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है। तो इसी प्रकार परमाणु की संरचना होती है। इन्होंने यह कह दिया अपने मॉडल में, जो इनको समझ में आया इन्होंने कह दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या इन्होंने कितना बात सही कहा था। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड होता है। इन्होंने यही कहा, परमाणु जो होता है एक धन आवेशित होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। टॉमसन ने यह कह दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश, जो निगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज होता है, परिणाम में समान होते हैं। अब देखिए, इन्होंने तो यह कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं। अब बताइए कि जहां अगर माइनस भी इक्वल रहेगा, प्लस भी इक्वल रहेगा, दोनों, तो दोनों कटकर न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि इन्होंने कह दिया कि परमाणु जो होता है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इन्होंने यह बात कह दिया। तो इन्होंने यह बात जो कहा था वह बिल्कुल सत्य कहा था। यानी कि इनके मॉडल से हमें क्या सीख मिली? इनके मॉडल से हमें यही पता चला कि जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, वह न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अनेक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा लेकिन नहीं समझाया जा सका। मतलब जो वैज्ञानिक ने अलग अलग बात बताया था ना, उसको इस मॉडल के द्वारा नहीं समझाया जा सका। ठीक है ना। अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तब दूसरे वैज्ञानिक रदरफोर्ड साहब आए और इन्होंने भी अपना मॉडल दिया। इन्होंने क्या किया कि एक सोने की पन्नी लिया, पतला पन्नी, इतना पन्नी कि लगभग यह 1000 एटम के बस बराबर है। सोच लीजिए, एक एटम बस करते करते बस 1000 एटम के बराबर है। एक परमाणु में तो क्या बोलते हैं, तत्वों में तो कितने एटम होते हैं आप बता भी नहीं सकते। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से बहुत पतला पन्नी लेने की कोशिश किया, बहुत ज़्यादा पतला सोने की पन्नी। ठीक है, और अल्फा कण का स्रोत, मतलब ऐसा यहाँ से अल्फा कण निकल रहा है, तो अल्फा कण से इस सोने की पन्नी पर क्या किया? आघात करवाया। ठीक है,
जब सोने की पन्नी पर आघात इन्होंने करवाया और देखा कि क्या हो रहा है भाई, तो इनके जो परिणाम थे एकदम आश्चर्यजनक रूप से थे। ठीक है ना, आश्चर्यजनक रूप से थे। ये सोचे थे कि भाई अल्फा कण जो होता है ना, तो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनसे तो यह भारी होता है, तो उतना ज़्यादा यह बाहर नहीं आएगा। अब बताइए एक कि मान लीजिए कि एक पन्नी है और पन्नी पे एक तोप से आक्रमण किया गया। अब तोप से आक्रमण किया गया तो आप क्या यह उम्मीद रख सकते हैं कि यह पन्नी से लौटकर तोप आपकी तरफ ही आ जाएगा फिर से? यह उम्मीद कर सकते हैं? तोप का गोला तो इसको पार कर देना चाहिए। तो इन्होंने यही सोचा कि अल्फा के कण भारी है, यह हल्का है, यानी यह जो है इसको पार कर जाना चाहिए, वापस उतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन इनके परिणाम जो थे काफ़ी आश्चर्यजनक रूप से आए और इन्होंने देखा कि कुछ तो कण है कि धीरे से थोड़ा सा विक्षेपित होकर निकल गए, थोड़ा सा हल्का सा, जैसे सीधे आ रहा है, हल्का सा घूमा और निकल गया। कुछ जो है तो आराम से निकल गए और कुछ जो है गए और लौट के आ गए। तो इनको एकदम आश्चर्य होने लगा कि अरे भाई ये कैसे संभव हुआ, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यह लौट के भी आ सकता है, मैंने तो यह भारी कण है, इससे तो यह तो पार हो जाना चाहिए, यह लौट के कैसे आया? यानी कि अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जो हीलियम के बराबर होते हैं, यानी कि अल्फा कण H2+ को ही कहते हैं। ठीक है ना, तो हीलियम के बराबर होते हैं, यानी कि हीलियम में तो 2+ चार्ज है और प्लस चार्ज है। लौटेगा कब? आप खुद सोचिए, कब लौटेगा? लौटेगा तभी जब यहाँ कहीं प्लस पाया जाए, तभी प्लस को देख के भाग जाता है, या माइनस रहता तो यहाँ जुड़ जाता, यानी कि प्लस को देख के यह भाग गया, यानी कि बीच में 180 डिग्री कोण पर यह लौट गया। ठीक है ना, आया और 180 डिग्री कोण पर लौट गया, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है एकदम बीच में, सेंटर में। तो इन्होंने क्या किया, कह दिया कि यही नाभिक है और बहुत ज़्यादा छोटा है, परमाणु से बहुत छोटा होता है नाभिक। इन्होंने यह बात कह दिया। ठीक है, इनके मॉडल में यह सब आपने देखा। और क्या हुआ कि जब इसका परिणाम क्या निकला भाई, देख लीजिए, यहां मैंने लिखा है कि अल्फा कण द्विआवेशित, मतलब डबल चार्ज ऊपर, इंग्लिश में कहने का मैं समझा रहा हूं, बस इंग्लिश में समझने वाले बच्चे समझ जाएंगे। तो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं अल्फा कण, ठीक है ना, डबल चार्ज वाले कण होते हैं। इनका द्रव्यमान 4U होता है, 4 यूनिट। अल्फा कण में पर्याप्त बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए इन्होंने अल्फा कण से प्रघात कराया था। अब इसका परिणाम क्या निकले, तो परिणाम निकले कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण तो एकदम सीधे निकल गए भाई, कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, मतलब थोड़ा सा कोण से विक्षेपित होकर निकल गए, सीधे नहीं जाके थोड़ा सा कण विक्षेपित होकर निकल गए। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण, सोचिए 12,000 कण जब मैंने कराया उसमें से केवल एक कण वापस आ गया, ये 180 डिग्री कोण पे। 180 डिग्री कोण किसे कहते हैं, गया इसी लाइन में और इसी लाइन में वापस आ गया, इसे 180 डिग्री कोण कहते हैं, यानी कि सीधे गया और सीधे ही वापस आ गया। तो यह क्या हुआ कि 12,000 कणों में से एक कण लगभग वापस आ गया। यह तो बहुत आश्चर्यजनक रूप से था, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसे घरेलू भाषा मैं आपको समझा दूं कि मान लीजिए एक बच्चा जो है, ठीक है, तार से कहीं बाउंड्री, आपने जमीन उमीन को देखा होगा कि तार से घेरा हुआ है, तो तार से घेरे हुए बाउंड्री में पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, जब पत्थर फेंकेगा तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो पत्थर है वह तार से जो घेरा लगा हुआ है उस पर टकराएगा नहीं, अधिकतर पत्थर वह घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान में निकल जाता है। यानी निकलने का तात्पर्य क्या है कि उसके बीच में बहुत सारे खाली स्थान है। तो इन्होंने वही बात कहा कि भाई निकल रहा है तो परमाणु के बीच में जरूर खाली स्थान होते हैं। इन्होंने यह कहा बहुत ज्यादा खाली स्थान होते हैं। जब यहां से लौट गया तो इन्होंने कहा कि यहां जरूर नाभिक उपलब्ध है, ठीक है ना, अंदर सेंटर यहां उपस्थित है और वह भी पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए यहां से लौट रहा है, एकदम बीचों में जाके लौट जा रहा है। तो इनके अनुसार यह कुछ सामने आया। ठीक है, अब मैं आपको फिगर से थोड़ा सा दिखा दूं, देखिए यही था। मान लीजिए यह परमाणु है, एटम है, तो एटम में अल्फा कण से आघात किया गया। अल्फा कण से जैसे ही प्रघात किया गया तो देखा गया कुछ सीधे निकल गए, कुछ देखा गया थोड़ा सा कोण से विक्षेपित हो गए, थोड़ा सा इधर उधर चले गए,
कुछ देखिए वहीं कुछ निकल गए, कुछ निकल गए, लेकिन जो एक कण था देखिए, कुछ कण जो था एकदम वापस लौट गया, इधर गया और इधर से ही वापस लौट गया, थोड़ा भी मुड़ा नहीं, इधर नहीं गया, डायरेक्ट अपनी दिशा में मुड़ गया, पीछे मुड़ गया, ठीक है, लौट गया। यह सब इधर जा रहे हैं लेकिन यह सब फिर पीछे अपनी ही दिशा में लौट गया, यानी कि यहाँ पे नाभिक उपलब्ध है। तो इन्होंने इसी का नाम कहा कि परमाणु का नाभिक, यानी रदरफोर्ड साहब ही जो थे परमाणु की नाभिक का खोज किए थे, और इसी नाभिक के खोज के कारण ही इन्हें आगे जाके नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इनकी एक बुक थी रेडियो एक्टिविटी, बुक का नाम क्या था, रेडियो एक्टिविटी बुक का नाम था, रदरफोर्ड साहब की 1904 में था, जिसे विश्व विख्याति प्राप्त हुई, विश्व में इनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, ठीक है। और 1908 में जाकर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। इतना आपने देख लिया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। रदरफोर्ड साहब का तो आपने देख लिया। तो रदरफोर्ड साहब जो थे उन्होंने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया होगा कि नाभिक तो बता दिया कि हाँ ये नाभिक होते हैं, तो उसका कुछ मॉडल बताया होगा कि नाभिक है तो उसमें क्या है कैसे है, कुछ बताया होगा। तो इनके अनुसार परमाणु का जो एटम का संपूर्ण द्रव्यमान है ना, पूरा का पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। उन्होंने यह कह दिया कि जितना भी द्रव्यमान होता है उसी के नाभिक में होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होते हैं। मैंने बताया परमाणु के अंदर अधिकांश जो स्थान है वह कैसे होते हैं, खाली स्थान होते हैं। इन्होंने यह कहा क्योंकि मैंने तार का एग्जाम्पल आपको दिया। परमाणु में, अब यहां आप फोटो देख, इसके बाद मैं फोटो दिखाऊंगा और समझाऊंगा। परमाणु के अंदर अधिकांश रिक्त स्थान होते हैं। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋण आवेशित यानी कि निगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्याएं समान होने के कारण परमाणु जो है विद्युतः उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। इन्होंने भी बात यही कहा अपने नाभिकीय मॉडल में। नाभिक का आयतन जो होता है ना, जो एकदम मतलब नाभिक जितना स्थान घेरे है, जितना जगह छेके हुए है, आप उससे समझ सकते हैं। तो नाभिक का जो आयतन होता है ना, परमाणु के आयतन की तुलना में काफी कम होता है। देखिए यह परमाणु है, तो परमाणु इतना बड़ा है, नाभिक देखिए कितना छोटा है, यानी कि परमाणु के आयतन से नाभिक का आयतन बहुत कम यानी नगण्य होता है। यहाँ पे फिगर आपको दिखाया गया है ताकि आप समझ सके, यह इतना छोटा होता है कि दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि नगण्य होते हैं इसके आयतन, नाभिक के आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहा, नाभिक जो है उसके चारों ओर वृत्तीय पथ, सर्कुलर पथ पर, ठीक है ना, वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने यह कह दिया। इन वृत्तीय पथों को कक्षाएं ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है और नाभिक है और इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं इसके, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने यह कहा था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक की ओर आकर्षण। और हाँ, चक्कर लगाते हैं तो इनके बीच में अपकेंद्री बल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। इसी के वजह से यह बैलेंस रहता है और हरदम यह घूमते रहता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके दोष क्या थे भाई, कुछ जो भी मॉडल था इनका कुछ दोष था कि नहीं था, तो हाँ इनका भी कुछ दोष था। क्या दोष था कि कोई भी जो आवेशित कण है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है गोलाकार कक्ष में, अगर गोल वृत्तीय कक्ष है तो गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा, त्वरित मतलब एक्सेलरेट, त्वरित होगा माने चलते रहेगा। त्वरण के दौरान आवेशित कण जो अब घूमते रहेगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो उसके दौरान जो चार्ज्ड पार्टिकल है, आवेशित कण है, उससे ऊर्जा का विकिरण होगा, ऊर्जा निकलेगा। आप बताइए, आप हरदम घूमते रहेंगे तो आपका ऊर्जा का नाश होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही यह लिख रहा है कि कोई भी कण है अगर घूमते रहेगा तो उससे ऊर्जा निकलेगा भाई, और ऊर्जा निकलेगा यानी कि ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में, जो कक्ष तो ऑर्बिट तो एकदम अस्थायी है, तो अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अब बताइए, नाभिक जो है अपना फोर्स लगाए हुए है, नाभिक क्या किया है, एक आकर्षण बल लगाया है इलेक्ट्रॉन पे, खींचा हुआ है इलेक्ट्रॉन को। और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा हुआ है, देखिए यहाँ पे फिगर से दिखा दूं, यह नाभिक है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यह खींच रहा है, ठीक है ना, एक बल से खींच रहा है। अगर यह इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा बहुत कम हो जाएगा और थक के हार जाएगा और नाभिक
का बल मजबूत हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी अंदर खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा? खींच लेगा ना। तो वही बात कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऊर्जा निकालते निकालते ऊर्जा को विकिरित करते करते जब ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा तो नाभिक के बल के द्वारा इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और ऐसा गिरने के बाद परमाणु का विस्फोट हो जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्होंने तो यह कहा कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, बस घूमते रहेगा इसके चारों तरफ। इन्होंने कक्षा नहीं बताई थी कि कक्षा उपस्थित होता है ऐसे, ऑर्बिट यह नहीं बताई थी कि एक ऑर्बिट में इतना, ऑर्बिट नहीं बताई थी इन्होंने। बस कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है बस इसके चारों तरफ। तो इससे यह हुआ कि अगर घूमते रहेगा भाई, एक ऑर्बिट में फिक्स नहीं रहेगा, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कभी ना कभी जब इलेक्ट्रॉन थक जाएगा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और यह नाभिक अपनी तरफ खींच लेगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि परमाणु जो होते हैं ना अस्थाई होते हैं, कभी विनाश नहीं होने वाले होते हैं, ठीक है ना। परमाणु एटम अस्थाई होते हैं। और रदरफोर्ड मॉडल की कक्षा में रदरफोर्ड जो मॉडल दिया था, कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित नहीं की गई थी कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसको बोर साहब आगे आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझाया। इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? इन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना, जो अंदर नाभिक जो होता है, सेंटर जो होता है, तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है परमाणु एटम की त्रिज्या से, एटम के रेडियस, त्रिज्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेडियस। तो जो नाभिक का रेडियस है एटम के रेडियस यानी परमाणु की त्रिज्या से 10 के पावर 5 गुना छोटी है। मैंने बताया ना कि नाभिक जो होता है परमाणु से बहुत छोटा होता है इसका, तो उसका रेडियस भी बहुत छोटा होगा, यानी कि 10 के पावर 5 गुना छोटी है। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाल के कह दिया। अब रदरफोर्ड साहब जो थे, इनका जन्म जो हुआ था ना वह न्यूजीलैंड में हुआ था। रदरफोर्ड साहब का जन्म कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। और नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक इन्हें ही कहा जाता है, रदरफोर्ड को। तो आपसे क्वेश्चन दे दे, नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को कहा जाता है। 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, 1908 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला नाभिक की खोज के लिए। इन्होंने नाभिक की खोज की थी, तो इसी के लिए इन्हें नाभिक, मतलब मैं बता दूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कि जो प्रोटॉन के अंदर ये बीच वाला है ना नाभिक, सेंटर वाला, उसी को हम लोग नाभिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो नाभिक के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इनकी एक पुस्तक थी रेडियो एक्टिविटी, जो कि 1904 में इन्होंने प्रकाशित किया था और इससे इन्हें विश्व विख्याति प्राप्त हुई थी। इनकी पुस्तक कौन थी? रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड साहब की। तो इतना आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और मैंने इतना अच्छे से पढ़ा दिया। कल हम लोग लेके चलेंगे कि थोड़ा पढ़ा दूंगा कल न्यूट्रॉन क्या है और बोर का परमाणु मॉडल क्या है। इसी पर हम लोग कल फिर से आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।